नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम एक आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं आपके साथ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक का नाम है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। गांधी, महात्मा गांधी हमारे भारत के राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता। और इरविन ये कौन थे? ये अंग्रेजी वायसराय थे, ब्रिटिश प्रशासन के भारत में वायसराय रहे थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो आज हम इस समझौते के बारे में बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं और इतना कुछ जानेंगे जिससे बाहर परीक्षा में सवाल बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके सभी मेजर्स को जो है बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आज के पूरे सेशन को बिना स्किप किए देखिएगा और आज का ये सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, यह गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, यह डेट जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी के बारे में हमने बात कर ली, भारत के राष्ट्रपिता हैं। और लॉर्ड इरविन के बारे में हमने जान लिया कि ये क्या थे? भारत में वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज कि गांधी इरविन समझौता को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्यों? इसलिए क्योंकि यह समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, वायसराय के महल के अंदर हुआ था। और यह बड़ा ही शानदार समय था कि पहली बार वायसराय के समक्ष आमने सामने की एक टेबल पे जो है बैठ के वार्ता की शुरुआत हुई थी गांधी इरविन समझौता के माध्यम से। ठीक है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो थे अंग्रेज प्रशासक थे, वो भारतीयों को इतना तवज्जो नहीं देते थे, जो आंदोलनकारी थे उनको इतना तवज्जो नहीं देते थे। ठीक है ना, तो पहली बार ऐसा हुआ कि आमने सामने जो है टेबल पे जो है एक साथ बैठ के कोई समझौता वार्ता हुई थी। इसमें कई मुद्दों पे जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच सहमति भी बनी, कई मुद्दों पे सहमति नहीं भी बन पाई। उन सारी चीज़ों को भी हम जानने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को जो है कि 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। क्या भेजा था? 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यह सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जो मांग पत्र महात्मा गांधी का था, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले, वो क्या था? 11 मांगे थी। ठीक है, उस सब पे अभी हम बारी बारी से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यह समझौता जो हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, इस समझौते के लिए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मध्यस्थता करने का काम किया था। तो वो 2 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है तेज बहादुर सप्रू। कौन है? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। और दूसरा नाम है MR जयकर। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता वार्ता होनी थी, इसकी मध्यस्थता इन्होंने की थी। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, और जब महात्मा गांधी और वायसराय मिले थे तो यह वाकई तत्कालीन समय के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसी संबंध में सरोजिनी नायडू, जो महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सहयोगी रही थी और देश के आज़ाद होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की पहली भारतीय महिला राज्यपाल भी बनी थी, तो सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते के दौरान जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को, इन दोनों के मीटिंग को जो है
बोला था कि ये दो महात्मा हैं, दो महात्मा नाम से जो है संबोधित किया था किसको, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं समझौतों की, किन किन मुद्दों पे जो है लॉर्ड इरविन सहमत हुए और किन किन मुद्दों पे सहमत नहीं हुए। तो अगर हम इन बिंदुओं की बात करें जिस पे लॉर्ड इरविन तैयार हो गए, जिस मांगों को, महात्मा गांधी की मांगों को मानने के लिए, तो उनमें सबसे प्रमुख मांग जो था वो था कि महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनकी तत्काल रिहाई होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि हिंसा में जो दोषी नहीं हैं, ऐसे कैदी जो हिंसा के दोषी नहीं हैं और राजनीतिक कैदी के रूप में वो जेल में बंद हैं, तो उनकी रिहाई कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा मांग जो मान लिया गया इरविन के द्वारा वो क्या था कि ऐसे सभी जुर्माने को जो है माफ़ कर दिया जाए जो अब तक वसूल नहीं किए गए हैं, जुर्माना की माफ़ी, ठीक है। इस मांग पे भी जो है जुर्माना माफ़ी पे जो है यह मांग जो थी, इस मांग पे जो है इरविन सहमत हो गए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण मांग यह था कि वैसी जमीन जो जब्त कर ली गई है और किसी तीसरे पक्ष को बेचा नहीं गया है, तो उसे उस जमीन के मूल स्वामी जो हैं उनको वापस कर दिया जाए। इस मांग पे भी जो है लॉर्ड इरविन सहमत हो गए। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दे दिए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, तो उन सभी कर्मचारियों के प्रति प्रशासन के द्वारा जो है, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा नरम व्यवहार बरतने की जो है, रखने की जो है मांग इरविन ने मान ली। तो इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। उसके बाद नमक का अधिकार जो है दिया गया, किसको, जो तटीय क्षेत्र में जो गांव बसे हुए थे वहाँ के लोगों को जो नमक खुद बनाने पे जो पाबंदी अंग्रेज सरकार के द्वारा लगाई गई थी उसको वापस लिया गया और उसमें थोड़ी ढील दी गई, ऐसा कह सकते हैं। और तटीय क्षेत्र के जो लोग थे, जो तटीय गांव थे, वहाँ के लोगों को नमक बनाने का अधिकार जो है दिया गया, लेकिन निजी उपभोग के लिए। सिर्फ यह अधिकार किस लिए दिया गया, व्यक्तिगत उपभोग के लिए, बिक्री के लिए नहीं, ठीक है। अगर बिक्री वो करने लगते अधिक नमक बना के तो फिर क्या होता, नुकसान अंग्रेजों को होता, उनको आर्थिक क्षति पहुंचती। तो नमक का अधिकार जो है तटीय गांव के लोगों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है दे दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक का अधिकार, नमक बनाने का अधिकार, यह मांग मान ली गई दोस्तों, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसे ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की थी, नमक सत्याग्रह किया था, पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह किया गया था और प्रतीकात्मक रूप से क्या किया गया था, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत दांडी तट से की थी और यह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था। बिहार में भी जो है नमक सत्याग्रह के दौरान काफ़ी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जो है भिन्न भिन्न जगहों पे हुए थे। तो गांधी इरविन समझौता के माध्यम से नमक का अधिकार जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है, व्यक्तिगत उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार लोगों को दे दिया गया। उसके बाद शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों के दुकानों पे जो लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते थे, यह मांग मान ली गई, ठीक है। शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों, चूंकि विदेशी वस्त्रों का तो लोग बहिष्कार कर रहे थे जो आंदोलनकारी थे या देश के जो आम जनमानस थे, ठीक है ना, तो वो चाहते थे कि इनके दुकानों के आगे जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। तो इस मांग को जो है इरविन ने मान लिया, ठीक है। उसके बाद आंदोलन को दबाने के लिए, जो दमन चक्र चलाने के लिए जितने भी अंग्रेज सरकार के द्वारा अध्यादेश लाए गए थे, भिन्न भिन्न प्रावधान किए गए थे ताकि इस आंदोलन को दबाया जाए, दमन चक्र चलाया जाए, तो उन सभी अध्यादेशों की वापसी पे भी लॉर्ड इरविन जो है महात्मा गांधी के साथ सहमत हो गए दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी मांगे जिसको इरविन ने नहीं माना। उसमें एक प्रमुख मांग क्या था, उसमें प्रमुख मांग था कि आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है पुलिस की जो बर्बरता हुई थी,
पुलिस ने जो लाठी चलाया था, दमन चक्र चलाया था, तो महात्मा गांधी ने मांग की थी कि इसकी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इरविन ने इसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर सार्वजनिक जांच होता निष्पक्ष तरीके से तो अंग्रेजी दमन चक्र का जो चेहरा था वो उजागर हो जाता, वो पूरे भारतीयों को पता चल जाता और उसके साथ भारत के साथ साथ देश और दुनिया के अन्य भागों में जो है उसका विस्तार हो जाता। हर जगह यह खबर जो है प्रसारित हो जाती, फैल जाती कि अंग्रेजिया दमन चक्र कितना बुरी तरीके से जो है बर्बरता उन्होंने भारतीय लोगों के साथ, आम लोगों के साथ किया है। तो इसलिए बड़ी बेइज्जती होती ब्रिटिश साम्राज्य की। तो इसलिए जो है इरविन इस मांग को मांगने पे सहमत नहीं हुए थे। एक और मांग जिस पे इरविन सहमत नहीं हुए थे, क्योंकि अभी हमने पहले क्या बात की है कि हिंसा में शामिल लोगों को जो है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, मतलब उनको रिहाई नहीं मिलेगी, ऐसा इरविन ने कहा। वैसे लोग जो हिंसा में शामिल नहीं हैं और राजनीतिक कैदी के रूप में जो है जेल में बंद हैं, उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो इसी क्रम में जो है भगत सिंह की सज़ा को जो है माफ़ नहीं किया था। उसका यही पॉइंट जो अभी हमने चर्चा की है, यही कारण था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव पे क्या था, इनके ऊपर हिंसा का आरोप था। भगत सिंह के ऊपर, लाहौर, इन तीनों के ऊपर ही, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको जो मृत्युदंड की सजा दी गई थी, तो क्यों दी गई थी? इनके ऊपर हिंसा का आरोप लगाया गया था और इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत आरोपित किया गया, आरोप इनके ऊपर लगाया गया, ठीक है ना। और भगत सिंह और इनके जो क्रांतिकारी सदस्य थे, ये लाला लाजपत राय, जो साइमन कमीशन, जब भारत में साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय के ऊपर में जो है दोस्तों, तत्कालीन समय में जो वहाँ के पुलिस अधिकारी थे, उस पुलिस अधिकारी जे.एस. एस्कॉट नाम के पुलिस अधिकारी थे, ठीक है ना, जे.एस. एस्कॉट नाम के पुलिस अधिकारी थे। इन्होंने, इनके आदेश से ही जो है लाला लाजपत राय के ऊपर बहुत लाठियां बरसाई गई और उसी लाठी के चोट के वजह से जो है लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई दोस्तों। क्या हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। भगत सिंह ने ठाना कि वो अधिकारी जिसके आदेश से, जिसके लाठियों की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई है, उस अधिकारी को मार देंगे, ठीक है। और एस्कॉट को मारने के लिए भगत सिंह और उनकी टीम निकली थी, लेकिन गलती से क्या हुआ, पहचान करने में गलती हो गई और वो गोली किसे लग गई? एक अन्य अधिकारी को लग गई, सैंडर्स को। किसको लग गई? सैंडर्स को लग गई, ठीक है। एक अन्य अधिकारी थे, इनको लग गई। तो अब क्या हुआ, जब सैंडर्स को गोली लग गई तो इन्हीं के, सैंडर्स को गोली लगने के आरोप में जो है, उसी को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कि भगत सिंह को जो सजा दी गई थी वह सिर्फ 23 वर्ष की आयु में दी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को माफ नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी को कई बार जो है आलोचना भी सुनना पड़ा, आलोचना भी सहना पड़ा था दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। ये 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। यहाँ से यह डेट भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और कांड का नाम क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। हत्या करना चाहते थे एस्कॉट की, लेकिन पहचान में गलती कारण सैंडर्स की हत्या हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो इसे लाहौर षड्यंत्र केस के, इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत आरोप तय करके जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजा दी गई, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी को जो है
बहुत आलोचना सुनना पड़ा इस वजह से कि भगत सिंह के फांसी को जो है वो चाहते थे कि उसे आजीवन कारावास में जो है परिवर्तित कर दिया जाए। जो मृत्युदंड की सजा थी उसे आजीवन कारावास के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड इरविन इस पर सहमत नहीं हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा जो सहमति दी गई लॉर्ड इरविन समझौते के बाद किन किन चीज़ों पे, उसको एक बार समझते हैं। कि चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उसी दौरान क्या हुआ था, यह समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में। ठीक है दोस्तों, तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने सहमति दी किस पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पे। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पे जो है ये तैयार हो गए और तत्काल प्रभाव से क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया। ठीक है, उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज हुआ कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था लंदन में, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, उस गोलमेज सम्मेलन में, पहला गोलमेज सम्मेलन तो हो गया था जहां पे कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया, तो फिर महात्मा गांधी और कांग्रेस के बीच में इस बात को लेकर के सहमति बन गई कि हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था और उसमें जो महात्मा गांधी शामिल होने के लिए अपनी सहमति इन्होंने दी थी, वो क्या था, वो था कि कुछ संवैधानिक बिंदु इसके अंदर थे। ठीक है, जैसे संघ भारतीय उत्तरदायित्व और सुरक्षा उपायों के आधार पर संवैधानिक प्रश्न सुलझाने हेतु सहमति बनाने हेतु, जिससे भारतीय राष्ट्रीय हितों को साधा जाता, इसलिए महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, और एक और चीज जिस पे सहमत हुए कांग्रेस और महात्मा गांधी, वो क्या था, बहिष्कार का अंत। बहिष्कार मतलब क्या, ब्रिटिश सामानों का सबसे अधिक बहिष्कार किया गया था भारत में, और ये बहिष्कार का क्रम कोई नई बात नहीं थी। यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय से ही जो है स्वदेशी को अपनाना और विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामानों का जो है बहिष्कार का जो है आंदोलन चलाया गया था बहुत ही जोर शोर से। और यह जो है राष्ट्रीय बहिष्कार जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख अंग बन गया था दोस्तों। ठीक है ना, तो ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार को समाप्त करने पे भी जो है सहमति बनी। दोस्तों, यह समझौता जो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ किया था उसके कई कारण थे, जिसमें एक अगर महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग थे इंग्लैंड के, जो कपड़ा मिल मालिक थे, जो कपड़े से संबंधित उद्योग का संचालन करते थे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर और लंकाशायर में दोस्तों, मैनचेस्टर और लंकाशायर, तो यहाँ के जो कपड़ा के व्यापारी थे, कपड़ा मिल मालिक थे, ठीक है, उनका बहुत अधिक दबाव था लॉर्ड इरविन के ऊपर। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो, स्थगित हो। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक बिंदु पर अभी हमने चर्चा की है ना कि बहिष्कार, शराब के, कपड़ों के दुकान पे, अफीम के दुकान के आगे जो है धरना देना, ये सब क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का तरीका था दोस्तों। ठीक है ना, तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, तो इसलिए लॉर्ड इरविन के ऊपर भी बहुत अधिक प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी समझौता करो ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो, स्थगित हो, और जो हमारा जो व्यापारिक घाटा जो हो रहा है लगातार, उससे हम उबर पाएँ। और यह जो है यह बहिष्कार सिर्फ कपड़ा तक ही, कपड़ा उद्योग तक ही सीमित नहीं था दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जो ब्रिटिश साम्राज्य से आए हुए सामान जो इंग्लैंड से भारत में आयात होते थे और भारत में बिकते थे भारतीय बाजार में, उन सभी को इस बहिष्कार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों द्वारा शामिल किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही मूल मुद्दा है जिस वजह से क्या हुआ था, जिस वजह से, इन्हीं मूल मुद्दों के वजह से क्या हुआ था कि इरविन सहमत हो गए थे गांधी जी के साथ
आमने सामने बैठ के वार्ता करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब एक बार चूंकि हमने अभी बात की है कि भगत सिंह को उनकी मृत्यु दंड की सजा को महात्मा गांधी कम नहीं करवा पाए लॉर्ड इरविन के समक्ष, क्योंकि लॉर्ड इरविन सहमत नहीं हुए, क्योंकि भगत सिंह का जो है नाम लाहौर षड्यंत्र केस और हिंसा के आरोप उनके ऊपर थे। ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र केस से उनका नाम जुड़ा हुआ था, तो इसलिए लॉर्ड इरविन उस पर सहमत नहीं हुए थे। तो कराची अधिवेशन जो है मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसी कराची अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी की आलोचना की गई थी। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कांग्रेस के मार्च 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज जो हुआ था कराची अधिवेशन में, वो क्या था? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है कराची अधिवेशन में पेश किया गया था। ठीक है ना, क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था, इसलिए यह अधिवेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और दोस्तों इस समझौते से नाराज होकर के जो है विंस्टन चर्चिल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ही थे। ठीक है, तो जो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उससे विंस्टन चर्चिल जो है बहुत नाराज थे। वो बराबरी के साथ, वायसराय के साथ जो बराबरी के टेबल पे जो गांधी जी के साथ या कह लीजिए कि भारतीय आंदोलनकारियों के साथ जो है जो वार्ता हुई, उससे विंस्टन चर्चिल बहुत अधिक नाराज हो गए। और उसी समय जो है विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के लिए जो है देशद्रोही फकीर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है ना, देशद्रोही फकीर शब्द से जो है, नाम से जो है महात्मा गांधी को संबोधित किया था। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि विंस्टन चर्चिल को यह अच्छा नहीं लगा कि कोई भारतीय अंग्रेजी प्रतिनिधि भारत में जो वायसराय सर्वोच्च प्रतिनिधि था ब्रिटिश शासन का, उसके साथ आमने सामने बैठ करके बातचीत करे और समझौता करे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए विंस्टन चर्चिल ने नाराज होकर महात्मा गांधी को क्या कहा था? देशद्रोही फकीर। इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात जाने कि जैसे मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ हो तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग आपके किसी बात से खुश हो सकते हैं, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का अपना नज़रिया होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अपना अपना नज़रिया होता है, अपने किसी चीज़ को देखने का अपना तरीका होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ। आपने विंस्टन चर्चिल का जो विचार था वो आपने जान लिया। अब बात करते हैं जो भारतीय नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे। ये नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता को भी यह बात पच नहीं रही थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है क्यों स्थगित कर दिया गया बीच में ही। इस बात से ये दोनों नेता खुश नहीं थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूरे देश में स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाने का संकल्प लिया गया था और मनाया भी गया था। ठीक है, लेकिन अभी सविनय महात्मा जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपने समझौता वार्ता की है
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मतलब भारतीय जो आंदोलनकारी हैं वो पूर्ण स्वराज का जो उनका लक्ष्य है हमारा, उससे हम पीछे हट रहे हैं। किससे पीछे हट रहे हैं? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य से हम पीछे हट रहे हैं। और गांधी इरविन समझौते के तहत जो है पूर्ण स्वराज जैसी किसी मांग की चर्चा भी नहीं हुई थी। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इससे क्या थे, बहुत अधिक नाराज हो गए थे दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण भारतीय नेता थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने इस गांधी इरविन समझौते को एक युगांतकारी मोड़ बताया था भारतीय संवैधानिक इतिहास का। भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक युगांतकारी मोड़ बताया था इस जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था इसको। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वैधानिक मान्यता तो कम से कम मिल गई। जब भी वैधानिक मान्यता, जब अंग्रेजी वायसराय ने इस बात को माना कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन बड़े व्यापक स्तर पे पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है, इस बात को मान्यता तो वायसराय के द्वारा मिली, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा तो मिली, तभी तो गांधी इरविन जो है उस एक दूसरे के साथ बैठे। इरविन ने गांधी को समझौते के लिए बुलाया, समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन पे जो है निर्णय लिया गया कि इसे अब स्थगित किया जाए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को जो है शामिल होना चाहिए। कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल भी हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इस प्रकार क्या हुआ कि ये के.एम. मुंशी के विचार हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या हुआ, एक वैधानिक मान्यता जो है वह प्राप्त हुई। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार क्या हो जाता है, परीक्षा में स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी सरोजिनी नायडू की, सरोजिनी नायडू की हमने बात की थी। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को क्या कहा था, दो महात्मा बोल के जो है इन्हें संबोधित किया था। किनको? महात्मा गांधी और इरविन को, सरोजिनी नायडू ने। और सरोजिनी नायडू बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सहयोगी भी थी। और ये सरोजिनी नायडू जो हैं, ये सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये अधिक सक्रिय भी रही थी। ठीक है ना। और घरसाना सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, घरसाना सत्याग्रह। इस घरसाना सत्याग्रह के दौरान जो है इसका नेतृत्व जो है सरोजिनी नायडू ने किया था। ये घरसाना कहाँ है? ये गुजरात के वलसाड जिले में। कहाँ है? गुजरात के वलसाड जिले में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? गुजरात के वलसाड जिले में घरसाना नामक स्थल है। ठीक है, तो यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है घरसाना सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसे सरोजिनी नायडू ने अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था और बहुत लाठियां खाई थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बात अभी हमने चर्चा की है कि यह स्वतंत्र भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके साथ ही सरोजिनी नायडू भारत की जो है सबसे पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू रही थी। इस प्रकार दोस्तों आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थीं उस पर हमने चर्चा की है। परीक्षा में सवाल अगर पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए इन सभी बिंदुओं को आप बिना स्किप किए अंत तक देखिए और निश्चित रूप से मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को गलत नहीं करेंगे। इस पूरे टॉपिक से पूछे जाने वाले किसी भी सवाल को आप गर्दा करके आएंगे और सवाल तो आज के इस सेशन से आएंगे, इसलिए तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।